वेलकम दोस्तों, प्रज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में मैं नीलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th के मॉडल क्वेश्चन जो 2022 में बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है, और उसके हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वस टू m तो सिद्ध करें कि साइन थीटा इक्वस टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। चलिए दोस्तों, हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1। और ये भी एक अलजेब्रिक फार्मूला भी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वस टू 1। और हम लोग ये भी जानते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू m दिया हुआ है, इसके बदले हम लोग m रखेंगे। तो ये हो जाएगा m इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वस टू 1। और m को यहाँ से उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वस टू 1 अपॉन m। अब जो है दोस्तों, अब हमको यहाँ से दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। एक तो ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वस टू m। उसी तरह नीचे एक इक्वेशन अभी निकाले हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वस टू 1 अपॉन m। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। इस दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये जो है माइनस tan थीटा और प्लस tan थीटा कट जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा sec थीटा प्लस sec थीटा, ये हो जाएगा 2 sec थीटा, इधर हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन m। और यहाँ से m एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 2 sec थीटा। यहाँ से 2 को नीचे ले जाएंगे तो sec थीटा इक्वस टू m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 नीचे चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2m। और हम ये भी जानते हैं sec थीटा cos थीटा का रिवर्स होता है, इसलिए cos थीटा इक्वस टू हो जाएगा, चलिए आगे लिखते हैं, cos थीटा इक्वस टू हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे क्योंकि sec थीटा cos थीटा के रिवर्स होता है। तो ये हो जाएगा 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1। और हम लोगों को एक और फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पता है कि साइन थीटा इक्वस टू होता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे हम cos थीटा के अंदर जो है 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 को पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि cos थीटा का स्क्वायर है। और यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा 4m स्क्वायर अपॉन यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इस यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ ऊपर चल जाएगा, और यहाँ पे माइनस 4m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा m पर पावर 4 माइनस प्लस 2m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो यहाँ पर जो है अंडर रूट m पर पावर 4, और यहाँ पे
2m² में से -4m² को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2m² और यहाँ पे नीचे 1 बच जाता है और नीचे क्या बच गया है m² + 1 का होल स्क्वायर। और हम लोग को पता है a² - 2ab + b² का फॉर्मूला लगा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा a² - 2ab + b² का, तो ये हो जाएगा m² - 1 का होल स्क्वायर अपॉन m² + 1 का होल स्क्वायर। रूट और स्क्वायर जो है यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा m² - 1 अपॉन m² + 1। दोस्तों हमें यही प्रूफ करना था, m² - 1 अपॉन m² + 1। ये एज इट इज़ प्रूफ हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, VVI क्वेश्चन है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है, एक मीनार है BD और एक भवन है AC जिसकी ऊंचाई हम लोग को निकालना है H। यहाँ पे कह रहा है एक मीनार के पाद से, यहाँ ये होता है पाद बिंदु, यानी कि नीचे वाला बिंदु पाद बिंदु होता है और ऊपर वाला बिंदु शीर्ष बिंदु होता है। तो यहाँ पर कह रहा है एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर, ये हो गया शिखर या शीर्ष, शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से, भवन का पाद ये नीचे हो गया, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, मीनार की ऊंचाई कितना है दोस्तों 60 मीटर है। हम लोगों को फाइंड आउट करना है भवन की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए दोस्तों हम लोगों को पता है कि इसमें हम लोग tan थीटा का फार्मूला लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मीनार का निकालना है, यहाँ पे एक ट्रायंगल हो गया DBC में, इस ट्रायंगल को हम लोग पहले लेंगे। हम लोग जानते हैं ये समकोण ट्रायंगल होता है। DBC में हम लोग tan थीटा निकालेंगे, यानी कि tan थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, tan 60 यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे लंब है BD और आधार कितना है BC, और लंब हो गया मेरा दिया हुआ है 60 और BC नहीं दिया हुआ है, BC को हम लोग BC मान लेंगे। अब यहाँ से हम लोगों को पता है tan 60 = होता है √3, ये हो जाएगा 60/BC। यहाँ से हम लोगों को BC पता चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60/√3। अब चलते हैं दोस्तों ट्रायंगल ABC में। ट्रायंगल ABC में फिर इसमें tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि इसमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री = लंब बटे, tan थीटा = होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब कितना है दोस्तों AC को हम लोग H माने हैं लंब, और आधार हो गया BC। AC कितना है H और BC हम लोग अभी फाइंड किए हैं 60/√3। और हम लोगों को पता है tan 30 = होता है 1/√3, ये हो गया H/60/√3। यहाँ से ये डिवाइड में और ये पलट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 60√3 = √3 60/√3, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3 = √3H/60, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 60 = √3 ×
√3 इंटू एच, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 √9, 9 का वर्गमूल होता है 3h, यहाँ से h बराबर हो जाएगा 60/3, ये 20 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद कितने मूल्य का है। मान लेते हैं, माना कि प्रत्येक बल्ला x रुपया तथा प्रत्येक गेंद y रुपया का है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदे हैं, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया है, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x हो जाएगा। और फिर कह रहा है 6 गेंद खरीदे हैं, तो एक गेंद का मूल्य y रुपया है, तो 6 गेंद का मूल्य 6y है, और दोनों को मिला करके प्राइस है 3800 रुपया, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर चलेंगे नेक्स्ट, आगे क्या कर रहा है, उसने 3 बल्ले, तो एक बल्ले का है x, तो 3 बल्ले का हो जाएगा 3x रुपये। और फिर कह रहा है 5 गेंद, एक गेंद का है y रुपया, तो 5 गेंद का हो जाएगा 5y, इक्वस टू है 1750। ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग को कोई भी वेरिएबल कटाना होता है, या तो x को कटाएं या तो y को कटाएं, तो ये इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके कांस्टेंट से। जैसे कि इसका 3x इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके 7 से हो जाएगा। अब जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7 या 21x, 6 या 18y, ये हो जाएगा 8 या 24, 3 या 9 2 11, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21x, 7 5 35y, ये हो जाएगा 0, 7 5 35, 7 7 49, 3 52 और 7 5 12। और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर ये कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 17y। इसको हम लोग यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना होता है देख लेते हैं, 12,250 में 11,400 घटाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि 35 बड़ा वैल्यू है, 0 5 12 4 गया 8, और यहाँ पे हो गया 850। ये बड़ा वैल्यू माइनस में है इसलिए माइनस में लग जाएगा, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू हो गया 850/17, 17 से 5 बार में कटा देंगे, आ गया 50। अब जो है y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में हम लोग y का वैल्यू पुट कर देंगे, वहाँ से आसानी से x का वैल्यू निकल जाएगा। 7x + 6y इक्वस टू 3800 दिया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा 7x + 6, y का वैल्यू है 50, 3800। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 7x, ये 6 5 300 हो जाएगा, उधर घट जाएगा, 3800 - 300, ये हो गया 7x इक्वस टू 3500। यहाँ से x का वैल्यू हो गया 3500/7, 7 से कट जाएगा, 7 5 35, यानी कहने का मतलब प्रत्येक बल्ले का मूल्य आ गया 50 रुपया, नहीं सॉरी, प्रत्येक बल्ले का मूल्य आ गया 50 रुपया, और प्रत्येक गेंद का भी मूल्य आ गया 50 रुपया। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है।
दिखाइए कि बिंदु -1 -2 -1 0 -1 2 और -3 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। हम लोगों को पता ही है, नियामक ज्यामिति में हम लोग पढ़े हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोगों को शीर्ष दिया हुआ है वर्ग का। ए का शीर्ष दिया हुआ है, हम लोग डिनोट कर दिया -1 2 से, और बी का शीर्ष है 1 0, सी का शीर्ष है -1 2 और डी का शीर्ष है -3 0। हम लोग वर्ग का प्रॉपर्टी लगाएंगे। वर्ग का प्रॉपर्टी क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी कि कह सकते हैं ए बी इक्वस टू बी सी इक्वस टू सी डी इक्वस टू ए डी। और एक प्रॉपर्टी होती है वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पे हम लोग विकर्ण करेंगे, विकर्ण खींचेंगे ए से लेके सी, साथ ही ये भी दिखाना है ए सी इक्वस टू बी डी। चलते हैं पहले ए बी निकालते हैं दूरी सूत्र से। क्या हो जाएगा? x2 - x1। ए बी के लिए यहाँ पे ये हो गया मेरा x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो यहाँ पे फार्मूला होता है x2 - x1। x2 मेरा दिया हुआ है 1 माइनस x1 दिया हुआ है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ है 0 माइनस y1 कितना दिया हुआ है -2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मेरा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है y2 - y1, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। y2 कितना है? y2 0 है, फिर है माइनस y1 कितना है? -2, इसका होल स्क्वायर है। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 1 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा √8। 8 क्या क्या हो जाएगा? 2√2। एक 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर निकालेंगे BC। फिर BC में दूरी सूत्र लगाएंगे। BC में इसको फिर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x1, फिर इसको एज्यूम कर लेते हैं y1। फिर यहाँ से दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1, x2 यानी कि 1 माइनस x2 -x1 -1 है, इसका होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है 0 माइनस y2 - y1 -2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? √8। 8 का फिर क्या हो जाएगा? 2√2। फिर हम लोग निकालेंगे CD। CD में दूरी सूत्र लगाएंगे, ये हो गया x1 y1, इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x2 y2। फिर लगाएंगे x2 - x1। x2 मेरा कितना है? -3 -1, इसका होल स्क्वायर।
फिर है प्लस y2 कितना है मेरा 0 और y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग -3 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 - 1 यानी कि -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये +4 हो जाएगा। ये भी आ गया √8 करने का मतलब ये भी हो गया 2√2 सीधी हो गया। अब निकालते हैं AD। AD में दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे x2 - x1। x2 मेरा यहाँ है -3 माइनस x1 -1 है, इसका होल स्क्वायर। फिर y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2। ये कितना हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। फिर ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। ये 3 - 1 हो जाएगा -2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 2 का स्क्वायर 4। ये भी आ गया √8, ये हो गया 2√2। एक चीज़ तो हम लोगों का यानी कि वर्ग का चारों साइड बराबर होता है, एक प्रॉपर्टी हम लोगों का तो प्रूफ हो गया। और जो है अब चलते हैं इसके विकर्ण को बराबर करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ। फिर दूसरा प्रॉपर्टी में विकर्ण लेंगे, विकर्ण AC को बराबर करना है तब ये फुलफिल होगा। अब यहाँ से AC में लगाते हैं प्रॉपर्टी और यहाँ पे हम लोग AC में किसी को सपोज कर लेते हैं ये x1 y1 है, इसको हम लोग x2 y2 मान लेते हैं। इसमें दूरी सूत्र लगाएंगे विकर्ण में x2 - x1। x2 क्या है -1, फिर क्या होगा x2 - x1 क्या है -1 का होल स्क्वायर। फिर क्या है y2 क्या है मेरा 2 माइनस y2 - y1 कितना है -2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस यानी कि हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर। यहाँ पर तो ये -1 + 1 तो कट गया 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया 4 चौके 16, 16 का वर्गमूल हो गया 4। अब चलते हैं BD। BD में हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे x2 y2 है, यानी कि इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं x1, विकर्ण के लिए इसको y1। यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे x2 - x1। x2 कितना है मेरा यहाँ -3 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। फिर है y2 कितना है मेरा 0 माइनस y1 कितना है, दोनों 0 है, ये हो जाएगा -3, ये हो गया मेरा -1, यानी कि -3 और -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 = 4। करने का मतलब मेरा दूसरा प्रॉपर्टी भी विकर्ण का प्रूफ हो गया, यानी कि AC = BD भी सेकेंड कंडीशन भी मेरा सेटिस्फाइड हो गया। और यहाँ से मेरा साइड का भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि वर्ग का साइड AB = BC = CD = AD। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है आलेखीय विधि से हल करना है। आप लोगों को ये जो है बोर्ड एग्जाम में एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा और उस पे जो है इसको ड्रॉ करके आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। हम इसको मेथड वाइज बता देते हैं, एक रफ मेथड से कैसे आप लोगों को एग्जाम में करना है। आलेखीय विधि से हल करें, ये x - 1 = 1, 2x + 3y = 12। ये
दो इक्वेशन आपको दिए जाएंगे और इसमें क्या करना है, ऐसा वैल्यू पुट करना है कि इसमें से एक इंटीजर में आए पूरा रूप से, और यहाँ पे पुट करके एक्स और वाई का बारी बारी से इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का अलग से निकालेंगे। फिर हम लोग एक ग्राफ पेपर में क्या करेंगे, एक्स एक्सिस खींचेंगे और एक वाई एक्सिस खींचेंगे। ये हम लोगों का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पॉजिटिव होता है, और ये इधर जो होता है निगेटिव होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर जो है पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस के यहाँ पे मूल बिंदु से नीचे जो है वाई एक्सिस में निगेटिव होता है। चलते हैं यहाँ से हम लोग बारी बारी से पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई का। जैसे कि हम लोग यहाँ पे है x माइनस वाई इक्वस टू 1। पहले हम लोग सुविधा के लिए x का वैल्यू हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं। x का वैल्यू 0 रखेंगे, माइनस वाई इक्वस टू 1, वाई का वैल्यू हो जाएगा -1, यहाँ पे आ गया -1। फिर जो है एक बार हम लोग y का वैल्यू 0 रख लेंगे इस इक्वेशन में, और x का वैल्यू हो जाएगा 1। फिर जो है हम लोग सेकेंड इक्वेशन में भी वही करेंगे, x का वैल्यू पहले 0 एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वस टू 12। यहाँ x का वैल्यू 0 रखेंगे, ये तो 0 हो गया, 3y इक्वस टू 12, 3 से कट गया 12 4 बार में, y का वैल्यू आ गया 4। फिर एक बार क्या करेंगे, y का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे सेकेंड इक्वेशन में ही, y का वैल्यू 0 रख रहे हैं, ये तो 0 हो गया, इक्वस टू 12, x इक्वस टू आ गया 6। चलते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग x 0 और -1 पॉइंट को सर्च करेंगे कहाँ है, x इक्वस टू 0, y इक्वस टू -1, यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट, और दूसरा क्या है 1 और 0, x का वैल्यू 1, ये हो गया मेरा, और y का वैल्यू, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0। यहाँ से एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1 का। करने का मतलब ये है x माइनस वाई इक्वस टू 1 का ग्राफ हो गया। अब ये सेकंड का ग्राफ खींचेंगे, सेकंड के लिए हम लोग ये x और y का वैल्यू निकाले हैं, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, यहाँ पे आएगा एक पॉइंट। फिर है x का वैल्यू 6, x का वैल्यू ये मेरा 6 रहा, और y का वैल्यू 0 है, यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोगों को मिलाना है। और इस तरह से मेरा ये दूसरा इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये कौन सा इक्वेशन का है, 2x प्लस 3y इक्वस टू 12। वहाँ पे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पे जो भी आप लोगों को पता होगा, जो भी दो लाइन एक दूसरे को काटता है वो हल बिंदु होता है, वहाँ सॉल्यूशन निकलता है इस x और y का। कहने का मतलब ये है, वहाँ आपको आसानी से पता चल जाएगा x इक्वस टू 3 और y इक्वस टू 2 आएगा। इस तरह से आपको कर देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। है सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब ये है, एक त्रिभुज लिए हम लोग ABC, अगर उसमें से एक समांतर रेखा खींचते हैं इस त्रिभुज के इधर DE, एक समांतर रेखा PC के समानांतर खींचा जाता है, यानी कि DE समानांतर BC। तो कह रहा है अगर एक भुजा जो है BC के समानांतर एक रेखा DE खींचे जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब ये है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का अनुपात एक ही है, यानी कि बराबर है। चलते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग क्या क्या रचना किए हैं उसको लिख लेते हैं। हम लोग रचना क्या किए हैं, B को E से मिलाए हैं, B को E से मिलाए हैं, जो डॉटेड लाइन है उसे हम अलग से
कंस्ट्रक्ट किए हैं, बनाए हैं, रचना की है, तथा डी को सी से मिलाए हैं। उसके बाद एक त्रिभुज है और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर एक लंब खींचे हैं एन ई लंब खींचे हैं ए बी भुजा पर। दूसरा रचना क्या किए हैं, डी एम लंब खींचे हैं ए सी भुजा पर। अब जो है हम लोगों को एरिया निकालते हैं त्रिभुज ए डी ई में, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई में इसका क्षेत्रफल निकालते हैं ए डी ई का। हम लोगों को पता है ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, यानी कि हाफ गुना आधार। आधार कितना है, ए डी, इस त्रिभुज में ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी में इसका एरिया ले रहे हैं, एरिया ऑफ ए डी ई हाफ गुना आधार। आधार क्या है मेरा, ए डी, और ऊंचाई क्या है मेरा, एन ई। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा है फिर त्रिभुज, एक त्रिभुज ये लेते हैं बी डी ई में, बी डी ई में ये एक अधिक कोण त्रिभुज बना है और यहाँ पे हम लोग इसको लंब खींचे हैं, इसलिए आधार तो ये मेरा इस त्रिभुज के लिए बी डी ई के लिए आधार बी डी हो जाएगा और ऊंचाई जो हम लोग लंब खींचे हैं एन ई, वो मेरा ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि ये एक अधिक कोण त्रिभुज है और जिसका ऊंचाई जो है इधर बनेगा। बी डी ई में इसका एरिया लेंगे, एरिया ऑफ बी डी ई बराबर हाफ गुना आधार। आधार इसके लिए कितना है, बी डी ई के लिए ये हो गया मेरा आधार बी डी, और ऊंचाई हो गया एन ई। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। हम लोग इसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को 2 से। ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हाफ हाफ और एन ई कट जाएगा, आ जाएगा मेरा ए डी अपॉन बी डी। अब जो है फिर लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई में, ए डी ई में फिर इसका एरिया लेते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई। इस बार जो एरिया अगर इधर से लिए हैं, इस बार हम लोग एरिया इधर से ले लेते हैं ए डी ई में, ए डी ई त्रिभुज में। इसमें फिर इधर से लेंगे एरिया, ये त्रिभुज फॉर्म होगा, इस त्रिभुज में आधार फिर अब इधर ये चेंज हो जाएगा, हाफ गुना आधार हो जाएगा ए ई, और ऊंचाई इसके लिए हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए ए डी ई के लिए डी एम। इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेते हैं। फिर एक ट्रायंगल फिर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, और ये अधिक कोण त्रिभुज हुआ और इसके लिए ऊंचाई हम लोग डी एम खींचे, यानी कि त्रिभुज डी ई सी में, डी ई सी में इसका एरिया निकालते हैं, त्रिभुज डी ई सी बराबर इसके लिए भी होगा हाफ गुना आधार। इसके लिए क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए डी ई सी के लिए आधार ये हो जाएगा ई सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई या अधिक कोण त्रिभुज है और इसके लिए ऊंचाई हो जाएगा डी एम। अब यहाँ हम लोग फिर डिवाइड करते हैं 3 को 4 से, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी। यहाँ पे फिर हाफ हाफ कट जाएगा, डी एम बराबर है, कट जाएगा, यहाँ से आ गया ए ई अपॉन ई सी। अब जो है अब क्या करना है, और एक प्रमेय लगाना है हम लोगों को, चलो इधर लगा लेते हैं, यानी कि एक प्रमेय है, 2 समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल
बराबर होता है। एक नियम है कि दो समांतर रेखा के बीच जितना भी त्रिभुज बनाएंगे वो सारे त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। वो होना चाहिए दो समांतर रेखा के बीच। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं एक त्रिभुज ये इधर से बन रहा है और एक त्रिभुज ये इधर से बन रहा है, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है त्रिभुज BDE, एरिया ऑफ BDE ये इक्वल्स टू हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ DEC के, एरिया ऑफ DEC के। क्यों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये DE और BC समांतर रेखा और इसी समांतर रेखा के बीच ये त्रिभुज बना है और इसी समांतर रेखा के बीच ये त्रिभुज बना है और दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है इस DEC को हटा करके इक्वेशन 5 में क्या कर सकते हैं, 5 में एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC को हम इसके इक्वल्स रख देंगे BDE, और इसका अनुपात कितना आया था, AE अपॉन EC। अब हम लोगों को यहाँ से पता चल रहा होगा इक्वेशन ये, इसको हम लोग 6, 7 मान लेते हैं। इक्वेशन 7 और 6 से हम लोगों को पता चल रहा है ADE लेफ्ट हैंड, एरिया ऑफ BDE ये लेफ्ट हैंड दोनों बराबर है। जब दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि इक्वेशन 6 और 7 से क्या हो जाएगा, ये दोनों इधर का लेफ्ट हैंड बराबर है तो दोनों का राइट हैंड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AD अपॉन BD AE अपॉन EC। इस तरह से मेरा ये जो है इक्वेशन, ये मेरा रेशियो जो है प्रूव्ड हुआ और इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स प्रमेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार लंबवत डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करें। देखिए एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई और 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक शंकु है, एक शंकु है जिसका कि त्रिज्या 60 और ऊंचाई जो है 120 सेंटीमीटर है शंकु का, और ये जो है शंकु अर्धगोला पे आरोपित है और इसका भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और शंकु का भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो है इस ठोस को इस एक बेलन में डाल दिया जाता है और उस बेलन में पहले से पानी भरा हुआ है और इसमें कह रहा है कि अगर हम इस ठोस को डालेंगे अर्धगोला पे जो शंकु है उस पे जो आरोपित शंकु है अर्धगोला पे, और इसको जो बेलन में डालेंगे इससे इसमें कितना पानी बच जाएगा। पहले से फुल भरा हुआ है और इसको डालने के बाद जितना पानी निकला होगा और जितना इसमें बचा है उसमें ये पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी शेष बचा है। हमको पता है कि पहले निकालना शेष बचे पानी का आयतन कैसे निकलेगा, शेष बचे पानी का आयतन क्या है, पूरा जो है बेलन का आयतन निकालेंगे तो पूरा बेलन में जितना पानी है सारा का निकल जाएगा। हम तो इसमें डाले हैं एक अर्धगोला पे आरोपित शंकु, इसको घटा देंगे तो शेष बचे बेलन में जितना पानी है उतना हमको निकल जाएगा। अर्थात शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन यानी कि बेलन के आयतन में से इसको घटा देंगे तो शेष इसमें बेलन में जितना पानी है उसका आयतन निकल जाएगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, और इसका शंकु का क्या होता है आयतन 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब जो है इसमें बारी बारी से वैल्यू पुट कर देंगे। पाई आर का वैल्यू कितना है, शंकु का कितना है, इसका भी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका ऊंचाई कितना है शंकु का 180। 1/3 पाई का वैल्यू पाई रख रहे हैं अभी, आर का वैल्यू सब में आर का वैल्यू 60 ही है। और इसका आयतन शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। 2/3 पाई, ये हो गया मेरा अर्धगोला। अर्धगोला का ऊंचाई कितना दिया हुआ है? अर्धगोला का ऊंचाई यही हो जाएगा 60 और ये 60, यानी इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि त्रिज्या इसमें 2/3 पाई आर क्यू होता है। आर क्या है इसमें 60 है। यहाँ से हम लोग पाई 60 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसमें क्या बच जाएगा 180 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 1/3। 160 स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो 120 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा 60 स्क्वायर बाहर निकला है तो 160 यहाँ पे रह जाएगा। इसको 3 से कटा देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। ये आ गया पाई 60 स्क्वायर, ये 180 माइनस ये 40 प्लस 20 दूनी 40, 40 प्लस 40 कितना हो गया 80। 80 घटेगा 180 में तो ये हो जाएगा पाई 60 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100। और जो है पाई 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600 गुना 100, ये क्या आया मेरा सेंटीमीटर क्यूब है। अगर हम इसको मीटर क्यूब में बदलना चाहें तो हम लोगों को पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर। और ये इसका क्यूब है, इसको क्यूब कर देते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 1/100 पर पावर 3 का मीटर क्यूब। अगर हम इसको मीटर क्यूब बदलें यानी कि 100 पर पावर 3 से हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा मेरा मीटर क्यूब। 100 को 3 बार गुना करना है। 2 0 2 0 कट गया, 2 0 2 0 कट गया, ये आया। पाई का वैल्यू रख देते हैं 3.14 गुना 36/100। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 1.13 मीटर क्यूब में। यही इसका फाइनली आंसर है। शेष बच्चे पानी का आयतन 1/1.3 मीटर क्यूब है। चलिए दोस्तों, हम लोग आज लॉन्ग क्वेश्चन जो है ख़त्म कर चुके हैं। मॉडल क्वेश्चन जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया था उसको हम लोग आज पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है शॉर्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जारी करेंगे। अब जो है आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें।